हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 अप्रैल दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर अगर हमला होता है तो उसके लिए अध्यादेश लाया गया है और ये 123 साल पुराने बीमारी कानून यानी कि 1897 वाले को संशोधित करेगा। इस पूरी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। रिलायंस और जियो ने यानी फेसबुक ने जिस तरीके से एक दूसरे से हाथ मिलाया है आगे के कारोबार के लिए, उस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। मिड डे मील में अब और ज़्यादा रकम मिलेगी और इसके साथ ही अमेरिका के किस राज्य ने चीन पर मुकदमा किया है, ये सारी न्यूज़ को हम आज के न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम एडिटोरियल पेज का भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि उसमें जो आर्टिकल होते हैं हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर जानकारी देकर देते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको नोट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। हमारे लिए 4 नेशनल न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। पहली है डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला तो 7 साल की जेल। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को केंद्र सरकार ने गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाल दिया है। हमले के आरोपितों को 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 123 साल पुराने महामारी बीमारी कानून 1897 1897 में इन संशोधनों के लिए अध्यादेश को हरी झंडी दे दी गई है। बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसे मंजूरी दे दी है। दरअसल हमलों से स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके सांकेतिक विरोध का आह्वान किया था। स्वास्थ्य कर्मियों को भरोसा दिलाने के लिए बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए और स्वास्थ्य कर्मियों के अन्य संगठनों से बात हुई थी। शाह ने बताया कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और मोदी सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट और N95 मास्क उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। इस आश्वासन के बाद आईएमए ने 22 व 23 अप्रैल को प्रस्तावित अपना सांकेतिक विरोध वापस ले लिया था। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में नए आदेश यानी अध्यादेश को हरी झंडी मिलने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा और उनके उत्पीड़न के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसी तरह का परामर्श दिया है। जावड़ेकर ने बताया कि 1897 में बनी महामारी बीमारी कानून में संशोधन के बाद इस कानून के तहत आने वाले अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हो जाएंगे, यानी थाने में आरोपित को जमानत नहीं मिल सकेगी। ऐसे मामले की जांच वरिष्ठ इंस्पेक्टर के स्तर पर 30 दिन में पूरी करने और 1 साल के भीतर इसकी सुनवाई पूरी करने फैसला देने का प्रावधान किया गया है। पहली बार इस कानून में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अपराध साबित होने पर 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यदि हमले में स्वास्थ्यकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ तो सजा बढ़ जाएगी। गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल तक सजा और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। रिलायंस और फेसबुक में दोस्ती, 3 करोड़ किराना स्टोर व्हाट्सएप से जुड़ेंगे। सोशल मीडिया सेक्टर की दिग्गज फर्म फेसबुक ने भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई किया है। फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री की जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.9% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। यह सौदा 43,574 करोड़ रुपए में हुआ है। इस सौदे में जियो प्लेटफॉर्म्स की प्री मनी एंटरप्राइज वैल्यू यानी 4.62 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है,
जानकारों का कहना है कि रिलायंस ने 2021 तक कर्ज मुक्त कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है और यह सौदा कंपनी को इस दिशा में बढ़ने में मदद करेगा। इन दोनों बड़ी कंपनियों के बीच इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ छोटे कारोबारियों को मिलने की उम्मीद है। इस सौदे के बाद रिलायंस देश के 3 करोड़ छोटे किराना व्यापारियों को व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल कारोबार से जोड़ने की तैयारी है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जल्द ही जियो मार्ट और व्हाट्सएप के सहयोग से छोटे किराना कारोबारी अपने आसपास के ग्राहकों से ऑर्डर ले सकेंगे। कंपनी के मुताबिक ये दुकानदार रिलायंस जियो के डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट से सामान लेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने आसपास के ग्राहकों से ऑर्डर ले सकेंगे। जियो मार्ट थोक बाजार है जहां से ये 3 करोड़ किराना व्यापारी माल लेंगे। व्हाट्सएप से ही डिजिटल भुगतान करना होगा। ये किराना दुकानदार अपने आसपास के ग्राहकों को किराना सामान के अलावा अन्य आइटम की भी डिलीवरी कर सकेंगे। अभी ई कॉमर्स कंपनियां देश के 80% इलाकों में डिलीवरी नहीं देती हैं। तो ये एक अच्छी पहल होगी और इसमें अगर जितना जल्दी से लागू किया जाएगा और आम जनता को उतना ही जल्दी इसका लाभ मिलेगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देश में 21,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 21,000 को पार कर गई है। इसके साथ ही भारत में सबसे ज़्यादा कोविड-19 मरीजों वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। मरने वालों की तादाद भी 650 से ज़्यादा हो गई है। बुधवार को भी 1200 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में आज भी सबसे ज़्यादा नए मामले मिले। एक दिन में 700 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 1500 नए मामले आए हैं और 49 लोगों की मौत हुई है। कुल संक्रमित 20,471 और मरने वालों की संख्या 652 हो गई है, जबकि 3,959 लोग स्वस्थ हुए हैं, जो कुल मामलों का 19% से ज्यादा है। गुजरात में मृतकों की संख्या 100 के पार हो गई है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भयावह स्थिति बनते जा रही है। हालांकि मंगलवार की तुलना में बुधवार को बहुत कम यानी कि 229 नए मामले सामने आए, लेकिन कुल संक्रमितों के मामले में गुजरात महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। यहां संक्रमितों की संख्या 2,407 हो गई है और महाराष्ट्र में खराब होते हालात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि स्थिति को काबू करने की ड्यूटी में लगे 64 पुलिसकर्मी भी अब संक्रमित हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, मिड डे मील को मिलेगी अब और ज्यादा रकम। लॉकडाउन के चलते स्कूल भले ही बंद हैं, लेकिन स्कूल में बनने वाले मिड डे मील के लिए अब उन्हें प्रति बच्चे के हिसाब से ज्यादा पैसा मिलेगा। केंद्र सरकार ने मिड डे मील की कुकिंग कॉस्ट में औसतन करीबन 11% की बढ़ोतरी का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल से ही प्रभावी होगी। पिछले सालों के मुकाबले खाना बनाने की लागत में यह बड़ी बढ़ोतरी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। इसके तहत स्कूलों में प्राइमरी स्तर पर पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए अब हर दिन के हिसाब से 4.97 रुपए मिलेंगे, जबकि अपर प्राइमरी के प्रत्येक बच्चे को हर दिन 7.45 रुपए मिलेंगे। इससे पहले प्राइमरी के प्रति बच्चे के लिए यह राशि 4.48 रुपए थी, जबकि अपर प्राइमरी के लिए 6.71 रुपए थी। कोरोना संकट के बीच कुकिंग कॉस्ट में की गई इस बढ़ोतरी को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि स्कूलों के बंद होने से वहां मिड डे मील तैयारी नहीं हो रही है। ऐसे में ज्यादातर राज्यों की ओर से बच्चों को खाना बनाने की लागत के साथ राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये नेशनल पेज की हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 3 न्यूज हैं। पहला है, ब्रिटेन में 18,000 के पार पहुंचा। यहां पर होगा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा। यूरोप में कोरोना का कहर जारी है। इटली और स्पेन के बाद अब ब्रिटेन इसका केंद्र बनते जा रहा है। ब्रिटेन में बुधवार को 759 लोगों की मौत हो गई। हालांकि मंगलवार की तुलना में यह संख्या काफी कम है। अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में इस महामारी ने अब तक 1,82,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है
और 26 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हुए हैं। 7 लाख से ज़्यादा लोग अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरोना महामारी से देश में 18,100 लोगों की मौत हुई है और 1,33,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। ब्रिटेन में ज़्यादा मौतें यूरोप के देश इटली, स्पेन और फ्रांस में हुई है। इन तीनों ही देशों में 20-20 हजार से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनसे आगे सिर्फ अमेरिका ही है, जहां 46,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में डॉक्टरों ने सुरक्षा उपकरणों की कमी की शिकायत की है। कोरोना महामारी से निपटने में ढिलाई का आरोप झेल रही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ जांच की मांग की गई है। लिबरल डेमोक्रेट्स के कार्यकारी नेता एड डेविड ने कहा है कि इस महामारी के खत्म होने के बाद इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से कल की न्यूज़ में था कि इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, लेकिन जो इनका टेस्ट हुआ है वो पूरी तरीके से निगेटिव आया है। और सिंगापुर में 1,000 से ज़्यादा विदेशी कामगार संक्रमित मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, ट्रंप ने लगाया अमेरिकी ग्रीन कार्ड पर ब्रेक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका में आव्रजन यानी इमिग्रेशन को स्थगित करेंगे। अगले 60 दिनों तक अमेरिका में कोई नया ग्रीन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने यह कदम कोरोना संक्रमण के चलते अमेरिका में उभरे आर्थिक संकट और अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के इरादे से उठाया है। इमिग्रेशन पर प्रतिबंध अगले 60 दिनों तक जारी रहेगा और यह केवल उन लोगों पर लागू होगा जो अमेरिका में स्थायी निवासी बनने के इच्छुक हैं। ट्रंप ने बुधवार को एक शासकीय आदेश पर दस्तखत के इरादे से अपनी मंशा साफ कर दी है कि वह दूसरे देशों से रोजगार के लिए आने वाले पेशेवरों व कामगारों पर 60 दिनों के लिए अस्थायी रोक लगाने जा रहे हैं। मौजूदा अमेरिकी कानून के तहत इस देश में अधिकतम 1,40,000 रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड हर साल दिए जाते हैं। इसमें हर देश का 7% कोटा होता है। 2019 के वित्तीय वर्ष में 9,008 भारतीय नागरिकों को श्रेणी 1 यानी EB1 और 2,908 को श्रेणी 2 और 5,083 भारतीयों को श्रेणी 3 का रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड मिला था। यह अमेरिका में ग्रीन कार्ड की 3 श्रेणियां हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिकी राज्य मिसौरी ने किया चीन सरकार पर मुकदमा। मिसौरी अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जिसने नोवेल कोरोना वायरस का घातक संक्रमण फैलाने के लिए चीन के खिलाफ अमेरिकी अदालत में केस दर्ज कर दिया है। इस घातक संक्रमण के चलते अमेरिका ने सबसे अधिक जनधन की हानि उठाई है। मिसौरी की अदालत ने चीन सरकार पर विश्व भर में कोरोना का संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया है। इस मामले में यह भी कहा गया है कि चीन के वुहान शहर से फैले इस संक्रमण से इस अमेरिकी राज्य की भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के इस मुकदमे का सीनेटरी बेन सेसी ने स्वागत किया है। इसमें एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने की कोरोना मामले में जांच की मांग। कोरोना वायरस की उत्पत्ति और उसके विस्तार में चीन की लापरवाही की दुनिया भर में चर्चा है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर रहे हैं, साथ ही पूरे सहयोग का आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात भी की है। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि अभी वक्त कोरोना वायरस से लड़कर उस पर काबू पाने का है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ हैं। पहली है, लॉकडाउन के बाद की स्थिति के लिए कमर कस रही है केंद्र सरकार। शर्तों के साथ राहत मिलने के बावजूद बड़े तो दूर छोटे उद्योग भी कई कारणों से उत्पादन को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हैं। इंतजार है लॉकडाउन के बाद की स्थिति का, जब सामान्य गति से सब कुछ चलने की इजाजत मिल जाएगी। जाहिर है कि यह आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अभी से वित्त मंत्रियों के अलावा राज्यों के साथ ही बेहतर तालमेल की कवायद शुरू कर दी गई है। आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय व अन्य मंत्रालय एजेंसियों ने भावी हालात के लिए
रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है ताकि अचानक मांग में भारी बढ़ोतरी की स्थिति से निपटा जा सके। केंद्र ने राज्यों के साथ संपर्क साधा है ताकि इकोनॉमी के लिए अहम समझे जाने वाले महत्वपूर्ण उद्योगों का कामकाज तेजी से सामान्य हो सके और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में कोई परेशानी न हो। फिक्की, सीआईआई, ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन सियाम जैसे संगठनों ने अपने सदस्यों की जरूरतों और केंद्र व स्थानीय सरकारों के बीच तालमेल बिठाना शुरू किया है। उद्योग चैम्बर सीआईआई ने गृह मंत्रालय को उन मामलों की फहरिस्त सौंपी है जो औद्योगिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए जरूरी है। चैम्बर का कहना है कि लॉकडाउन के बाद भी अगर देश में कुछ कोविड-19 रेड जोन होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को सामान्य करना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज है, आधी क्षमता पर काम कर रही हैं दवा उत्पादन इकाइयां। कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान दवा उत्पादन पर भी खासा असर दिख रहा है। देश में दवा उत्पादन में लगभग 35% की हिस्सेदारी रखने वाले हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके की आधी दवाइयां इकाइयां इन दिनों उत्पादन नहीं कर पा रही हैं। बाकी की 50% इकाइयों में भी अधिकतम 40% तक उत्पादन हो रहा है। उद्यमियों के मुताबिक यह स्थिति जारी रहने पर मई अंत या जून तक घरेलू स्तर पर कुछ जरूरी दवाइयों की किल्लत हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित आधी दवा इकाइयां कंटेनमेंट जोन में होने के कारण उत्पादन नहीं कर पा रही हैं। हिमाचल ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक यहां लगभग 575 इकाइयां हैं। इनमें से लगभग 250 यूनिटें बंद हैं। बाकी इकाइयां कच्चे माल की कमी, श्रमिकों की आवाजाही की समस्या और लॉकडाउन के दौरान उत्पादन के लिए सरकार के कठिन नियमों की वजह से 30 से 40% उत्पादन कर पा रही हैं। नेक्स्ट न्यूज है, एमएसएमई की पाठशाला में छोटे उद्योगों को मिला समाधान। दैनिक जागरण और चैम्बर्स ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने संयुक्त रूप से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ लाइव वेबिनार एमएसएमई की पाठशाला के नाम से आयोजित किया है। पाठशाला में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें से प्रमुख रूप से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसके काम करने की शैली, मार्केट प्लेस में एमएसई कैसे पंजीकरण कराएं, टेंडर में किस प्रकार हिस्सा लें, कैसे माल बेचें और यहां उन्हें क्या सुविधाएं और रियायतें प्राप्त होंगी, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, बीमार मानसिकता से ग्रस्त पाकिस्तान। जिस तरीके से इस समय कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, उसके बावजूद पाकिस्तान जो गोलाबारी करता रहता है और शांति प्रक्रिया को भंग करता है, इस पर लिखा गया है यह आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, रमजान में हो दिन संग दुनिया की फिक्र, यानी कि रमजान जो आने वाला है उसमें मुस्लिम समाज पूरे समाज की फिक्र करे तो वो बेहतर होगा। और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल ओआरएफ में सीनियर फेलो एवं राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ रशीद किदवई द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है, कानून का शासन। जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के लिए कानून संशोधन किया गया है 123 साल पुराने, उसमें अब कई कड़े प्रावधान किए गए हैं, जमानत नहीं होगी, इन सब पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। तो हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है, बीमार मानसिकता से ग्रस्त पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसी नौबत आ गई है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलजार अहमद को स्वतः संज्ञान लेकर देखना पड़ा कि इमरान सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए क्या कर रही है। इसके लिए उन्होंने 5 सदस्यीय पीठ गठित की और 13 अप्रैल से मामले की सुनवाई भी शुरू कर दी है। सुनवाई के दौरान जज महामारी से निपटने में सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों से नाखुश नजर आए। जज प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकार जफर मिर्जा से खासे खिन्न थे। उन्हें पद से हटाए जाने की मांग भी रखी। सरकारी वकील की मिन्नतों के बाद ही जज इससे पीछे हटे। वकील ने यह दलील दी थी कि आपदा के बीचों बीच ऐसा परिवर्तन सही नहीं होगा। आपदा से निपटने में खर्च और इंतजाम करने में पक्षपात को लेकर भी जज ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। देखिए, अगर किसी मंत्री को हटाने के लिए खुद मुख्य न्यायाधीश बोले तो वो बहुत बड़ा संज्ञान
यानी कि वो बहुत बड़ा मैटर मानिए आप। और ऐसे में अगर फिर सरकारी वकील को वहां के जज के सामने अपनी दलील देनी पड़े तो वो सबसे शर्मनाक होता है। कोविड-19 आपदा से इमरान खान सरकार जिस तरह निपट रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट की नाखुशी यही जाहिर करती है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। खराब आर्थिक हालात के चलते प्रधानमंत्री इमरान खान को कई देशों के आगे हाथ फैलाने पड़े हैं। पाकिस्तान की खस्ता हालत देखकर ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने उसे कोविड-19 से निपटने के लिए $1 अरब की राशि प्रदान की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हमेशा संकट में रही है क्योंकि वहां शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जनहितकारी मदों के बजाय सामरिक मोर्चे पर अपनी हद से ज्यादा खर्च करता आया है। इसकी वजह भारत के प्रति उसकी शत्रुता भाव ही है। इसी शत्रुता भाव के चलते कोरोना संकट में भी वह भारत के खिलाफ कदम उठाने से बाज नहीं आ रहा है। वह अपने लोगों की जान संकट में डालने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी भारत विरोधी नीति छोड़ने को तैयार नहीं है। कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती में सहयोग बढ़ाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मार्च को सार्क नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया था। इमरान को छोड़कर सभी नेताओं ने उसमें शिरकत की थी। उनके स्थान पर जफर मिर्जा उसमें शामिल हुए थे। इसके पीछे इमरान खान की मंशा भले ही मोदी को नीचा दिखाने की रही हो, पर वास्तव में इससे प्रतिभागी सभी नेताओं का अपमान हुआ। उसी कॉन्फ्रेंस में मोदी ने सार्क देशों के लिए $1 करोड़ के कोष का भी ऐलान किया। जो कॉन्फ्रेंस महामारी से निपटने के लिए हो रही थी, उसमें भी मिर्जा ने कश्मीर का बेसुरा राग छेड़कर सियासी एजेंडा सामने रखा। कोविड-19 से निपटने के मामले में क्षेत्रीय सहयोग को लेकर तो पाकिस्तान कन्नी काट गया, लेकिन उसने कश्मीर पर बदनीयती बरकरार रखी। और देखिए, जिस तरीके से 15 मार्च को जो सार्क का सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाया गया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की महामारी जो फैलने वाली है उस समय के हिसाब से उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, बाकी देश उसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, कौन देश दूसरे के लिए रोल मॉडल बन सकता है, क्या इसमें एक दूसरे के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं, ये सब बातों पर चर्चा होनी थी और हो भी रही थी। इमरान खान उसमें स्वयं शामिल नहीं हुए थे और उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री जिया मिर्जा को उसमें शामिल किया था, लेकिन उन्होंने भी वहां पर कश्मीर राग अलापना नहीं छोड़ा। यानी कि एक बैठक जो महामारी के लिए हो रही है उसमें भी आप अपने कश्मीर राग को अलाप रहे हैं, जो कि किसी तरीके से जायज नहीं था। इस पर काफी बाद में उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। बीते 5 सप्ताह के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वर्ग की स्थिति को लेकर उठाए गए सरकारी कदमों को लेकर भी दुष्प्रचार किया है। पाकिस्तान की नीतियां स्पष्ट करती हैं कि वह भारत के प्रति अपनी शत्रुता भाव कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही इससे खुद उसकी अहित क्यों ना हो। उसका ऐसा व्यवहार बीमार मानसिकता का ही परिचायक है। किसी व्यक्ति की तरह कोई देश भी ऐसी व्याधि का शिकार बन सकता है। लोगों के मामले में तो डॉक्टर मददगार होते हैं, लेकिन देशों के मामले में यही भूमिका नेताओं को निभानी पड़ती है। जब इमरान खान जैसे नेता और मुल्क की सेना ही भारत के खिलाफ बदनीयत दिखाने के लिए अड़ी हो, तब भारत के खिलाफ शत्रुता भाव भी उसकी मानसिक व्याधि में कोई पाकिस्तानी की मदद नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। रमजान में हो दीन संग दुनिया की फिक्र। देश दुनिया के मुसलमानों के लिए आने वाला पवित्र रमजान का महीना बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होगा। इसका कारण कोविड-19 का कहर है और उससे निपटने के लिए लागू किया गया लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों वाले इलाकों को हॉट स्पॉट घोषित कर वहां सख्ती बढ़ाई जा रही है। निसंदेह आस्था से जुड़े हुए कर्मों और इबादत को पूरा करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन विषम परिस्थितियों में हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन मुश्किलों का सामना ही वह असल जिहाद है जो हर मुस्लिम को स्वयं लड़ना है और जीतना भी है, ताकि वह इस आपदा के समय रमजान के पवित्र महीने की भयावह को भावना को पूरा कर सके और साथ ही ऐसा आचरण भी करे जिससे वह खुद और उसका परिवार, पड़ोसी एवं समाज भी स्वस्थ ठीक रहें और देश को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देश में मुसलमानों को समझना चाहिए कि जब मक्का मदीना की मस्जिदों में नमाज और तरावी नहीं हो रही है
तो फिर उन्हें भी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप समझिए कि एक मक्का मदीना, जो कि जिससे ऊपर मुसलमानों के लिए कुछ है ही नहीं, अगर वहां पर नमाज नहीं हो रही, तो ऐसी कौन सी जरूरत और ऐसा कौन सा अल्लाह ने आपको आदेश दे दिया है कि आप छोटे छोटे मस्जिदों में जाकर एकत्र हों और नमाज पढ़ें। इतिहास गवाह है कि पूर्व में कम से कम 40 ऐसे मौके आए हैं जब मक्का में उम्रा और नमाज बंद करनी पड़ी है। जिन लोगों ने उस समय और जो आज सख्ती के साथ संयम और अनुशासन का पालन कर रहे, वही सच्चे रूप से मजहबी कहलाने के हकदार हैं। आज तमाम सरकारें कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयास को एक लड़ाई के रूप में पेश कर रही हैं और यह भरोसा दिला रही हैं कि इस लड़ाई में हम जीत हासिल कर लेंगे। यह भरोसा दिलाया ही जाना चाहिए, लेकिन किसी को भी यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि लॉकडाउन खत्म होने की तारीख ही इस खतरनाक बीमारी पर विजय पाने की तारीख होगी। दुर्भावना फैलाना, फेक न्यूज़ फैलाना, ये सब इस समय जो चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश की जनता से की गई यह अपील बेहद महत्वपूर्ण है कि कोरोना का वायरस संप्रदाय, भाषा और सीमाएं नहीं देखता, इसलिए एकता और भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है। इस अपील का अनुसरण सबको करना चाहिए। मुस्लिम समाज की ओर से लॉकडाउन के नियमों के पालन और शारीरिक दूरी की जरूरतों को पूरा करने करके रमजान की पवित्रता और कर्तव्य भावना का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा करते हुए छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानी तो देनी होगी, लेकिन इससे ही समाज और देश के लिए सच्ची ईद बनेगी। अगर देखिए, रमजान में अगर एकत्र होते हैं तो हो सकता है उसमें कोई एक कोरोना पॉजिटिव हो और उससे और लोगों को संक्रमण फैल जाए। जिस तरीके से तबलीगी जमात ने ये कांड किया है, लोगों में वायरस फैलाया है, हो सकता है रमजान के लिए जो भीड़ इकट्ठा हो उसमें कोई तबलीगी जमात का सदस्य हो, तो स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि जिसे भारत किसी तरीके से संभाल नहीं पाएगा। जब अमेरिका जैसे देश में स्थिति इतनी भयावह बनी है तो भारत उसके सामने कहीं नहीं टिकता है। तो हमारे मुस्लिम भाइयों को ये समझना होगा कि रमजान के पवित्र महीने में ऐसा संकल्प लें कि हम घर पर रहकर नमाज पढ़ें। घर पर रहकर इस समय पूजा हो रही है, घर पर रह के नया जो ईसाइयों का नया वर्ष है वो मनाया गया, तो फिर रमजान क्यों नहीं मनाया जा सकता है, ईद क्यों नहीं मनाई जा सकती है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है और जाहिर तौर पर मुस्लिम समाज इस पर गौर भी करेगा। तीसरा आर्टिकल है हमारा, कानून का शासन। कोरोना आपदा के रूप में मानव सेहत के लिए सबसे बड़े संकट से जूझते डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के साथ ही उनसे बुरे बर्ताव की जैसी घोर लज्जास्पद घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्हें देखते हुए कानूनी प्रावधानों को सख्त करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया है। केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला करके एक सही कदम उठाया है। ऐसा किसी कदम की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि एक तो इन घटनाओं के चलते दुनिया भर में देश की बदनामी हो रही है और दूसरे, अपने पर हमले से हैरान परेशान डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले विरोध दर्ज करने की तैयारी कर रहे थे। सरकार के कदम को देखते हुए उन्होंने विरोध को तो स्थगित कर दिया है, लेकिन केवल इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि संशोधित महामारी अधिनियम में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के दोषियों के खिलाफ सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दुष्ट तत्वों को सही सबक तब मिलेगा जब उनके दुष्प्रचार के लिए उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया जाएगा। एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जिससे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और साथ ही सफाई कर्मियों के खिलाफ हिंसा और अभद्रता कर रहे तत्व भय में आ जाएं। ऐसा माहौल तभी बनेगा जब राज्य सरकारें ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहेंगी। उन्हें अपनी कार्रवाई से यह संदेश देना होगा कि डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ पुलिस पर हमले को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। और वाकई में जिस तरीके से वो हमारे लिए भगवान का रूप है, इस समय वो अपने परिवार को छोड़कर जी जान से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लड़ रहे हैं। अगर आप उन पर हमला करते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए इस कानून की जरूरत थी और ये कानून अब लागू हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है, एटीपी और डब्ल्यूटीए को एक कर दिया जाए, ये बोला है रोजर फेडरर ने। स्विस सुपरस्टार रोजर फेडरर ने बुधवार को पुरुष और महिला पेशेवर टेनिस टूर का
संचालन करने वाली संस्थाओं एटीपी और डब्ल्यूटीए के विलय का प्रस्ताव रखा है। फेडरर ने ट्वीट पर लिखा कि क्या मैं अकेला ही यह सोच रहा हूं कि अब समय आ गया है कि जब महिला और पुरुष टीम को एक हो जाना चाहिए। मैं कोर्ट पर टूर्नामेंट के विलय की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि दोनों खेलों की संचालन संस्थाओं के एक होने की बात कर रहा हूं। इस पर राफेल नडाल ने लिखा, मैं आपके इस प्रस्ताव से सहमत हूं। एटीपी डब्ल्यूटीए का एक होना अच्छा रहेगा। वहीं सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कोरोना के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे खिलाड़ियों की मदद के लिए विश्व टेनिस से राहत कोष में दान देने का अनुरोध किया है। तो ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज थी हमारे लिए। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला तो 7 साल की जेल। 123 साल पुराने बीमारी कानून 1897 में संशोधन किया गया है। फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री की जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.9% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। यह सौदा 43,574 करोड़ रुपए में हुआ है। अमेरिकी राज्य मिसौरी ने किया चीन सरकार पर मुकदमा और यह पहला राज्य बन गया है। लॉकडाउन के बाद की स्थिति के लिए कमर कस रही है केंद्र सरकार। किस तरीके से योजनाएं बनाई जाएं, इन सब पर चर्चा अभी से हो रही है। तो ये आज के पॉइंट्स थे। ये आज का 23 अप्रैल 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।